नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम या कोई भी वनडे का एग्जाम जहां पर जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो हम गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अंडमान निकोबार सागर में अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, सैलिनिटी यानी जिसको बोलते हैं लवणता के आधार पर विश्व का सबसे खारा जल निकाय कहाँ पे है? तो ये है वान झील में। ठीक है, ये तुर्की की वान झील में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तुर्की की वान झील में दुनिया की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, लगभग 330% पाई जाती है। इसके बाद जॉर्डन का जो मृत सागर है नंबर 2 पे आता है। अगर तुर्की की वान झील नहीं है तो हम जॉर्डन का मृत सागर को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो जो असम है, असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको मैप पढ़ना पड़ेगा और आप मैप को ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में इसको बिठाइए। भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है बल्कि भूटान और बांग्लादेश से लगती है। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गरजते चालीसा क्या होता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में शक्तिशाली जो पछुआ पवन है हम उनको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये भारत और चीन के बीच प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा रहा है और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी की भूपट्टी पर द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है। ये भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा और प्याज उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा या प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से है। ठीक है, टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध है लाल क्रांति से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है? तो किसका है? तो ये 10वीं अनुसूची है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जो संसद और विधानसभा सदस्यों के दल बदल पर अयोग्यता से संबंधित था। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो चूंकि जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को
संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का उल्लेख किसमें है? तो है अनुच्छेद 61 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके संबंध की समीक्षा के लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1983 में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, और इसे भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और अधिकतम बढ़ाकर इसके 3 साल तक लगाया जा सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनको हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान इन्होंने लगाया था और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये इन्होंने बताई थी। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ये भी पूछा जाता है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जो इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 का कार्यकाल था, तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी की जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये भारत के महान इंजीनियर और अर्थशास्त्री थे। ठीक, 1934 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग का पहला खाका तैयार किया था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और इसका जो संविधान संशोधन कौन था इससे रिलेटेड? 101वां संविधान संशोधन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देता है जीडीपी में? तो कौन सा देता है? तृतीय क्षेत्र देता है, यानी जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा देता है। तो तृतीय क्षेत्र में जैसे बैंकिंग, आईटी, पर्यटन आदि आते हैं और भारत के जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान है, जबकि रोजगार देने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि सबसे आगे है। लॉरेंज वक्र द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या मापा जाता है? तो जो लॉरेंज वक्र है उससे हम आय की असमानता को मापते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है।
प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं जिसमें उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। भारत में कृषि क्षेत्र में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। ऐसा होता है कि काम है 2 लोगों को, लेकिन परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। गिल्ट एज मार्केट का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किस भारतीय बैंक की शाखाएं विदेशों में सबसे अधिक हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं विदेशों में सबसे अधिक है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे ड्राइवर को पीछे से एक बहुत बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये पित्त का निर्माण करता है और विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी करता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है पानी का घनत्व। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं N2O। ये एक हंसाने वाली गैस है। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे सूंघने पर हल्की बेहोशी या हंसी आती है और इसका उपयोग दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का जो थक्का है नहीं जमता है? तो किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। ठीक है। विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी होने पर चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक होती है इस्पात में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जिसके चलने से के लिए माध्यम चाहिए होता है। माध्यम जितना ठोस और प्रत्यक्ष होगा ध्वनि की चाल उतनी अधिक होगी। तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है और इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, HCl जिसको बोलते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं हम HNO3 और HCl। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और इसको हम 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। तो जा से जाइलम होता है और फा से क्या होता है? फूड होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट के लिए होता है अवतल और दूर के लिए होता है उत्तल। LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो LPG में ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। रसोई गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मार्केप्टन नामक गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो पहले ये कहाँ पे है? ये असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ये दुनिया में एकमात्र सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर का भी स्थल है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध कहाँ से है? तो कथकली का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है। कथकली केरल का एक अत्यंत प्रसिद्ध और रंगीन शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका मुख्यालय है द हेग यानी कि नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क के बाहर है, यानी द हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग यानी नीदरलैंड में है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय और एशियाई कौन थे? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था उनको? इनकी एक रचना थी गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। विंग्स ऑफ फायर किस महान भारतीय हस्ती की आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसको लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 1989 में प्रभावी हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर है वो 16 सितंबर 1987 में हुए थे, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर 1 जनवरी 1989 से ये प्रभावी हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये पड़ता है कटक में, इसका है। राष्ट्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उड़ीसा में है, यानी कटक में है। और जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक बड़ा और ठंडा मरुस्थल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध थे? तो उनका संबंध था शहनाई से। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से शहनाई बजाई थी। किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं हम? जापान को बोलते हैं उगते हुए सूर्य का देश, यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ वैश्विक मानचित्र पर सुदूर पूर्व में स्थित है, जहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 से हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।